अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। बड़ी जी हैपनिंग्स हैं आजकल पाकिस्तानी सियासत में, और ख़ास तौर पर अगर हुक्मरान जमात की बात की जाए तो जब से बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त का झटका लगा है उसके बाद से तब्दीलियों पर तब्दीलियाँ की जा रही हैं। अभी कल ही हम ये सुन रहे थे कि जनाब सारी तंजीमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहलील कर दी गई हैं और एक कमेटी बना दी गई है खुसूसी 21 रुकनी, जो कि तमाम मामलात को देखेगी। लेकिन उसके बाद एक ही रोज़ के अंदर अंदर हमने ये देखा कि नई तंजीम साजी भी कर दी गई है और नए ओहदेदार भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। इस सिलसिले में अहम फैसले किए गए हैं, अहम रहनुमाओं को अहम टास्क दिए गए हैं। फवाद चौधरी साहब ने ये बताया जनाब कि असद उमर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनको अब पार्टी का जो है वो सेक्रेटरी जनरल कर दिया गया है मुकर्रर, जबकि आमिर महमूद कयानी पार्टी के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ आपको याद होगा परवेज़ खटक साहब की जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है केपी में, उसके बाद अब दोबारा शायद इमरान खान साहब को एहसास हो चला है कि केपी में उनकी मौजूदगी ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में परवेज़ खटक साहब को खैबर पख्तूनख्वा का सदर बनाया गया है पीटीआई का, और अली जैदी साहब को सिंध सौंप दिया गया है। कासिम सूरी साहब बलोचिस्तान के मामला देखेंगे, जबकि शफ़क़त महमूद साहब को पंजाब और खुसरो बख्तियार साहब को जनूबी पंजाब के मामलात की निगरानी सौंप दी गई है। तो ये अहम टास्क दिए गए हैं इन अहम शख्सियात को, लेकिन क्या ये शख्सियात ये टास्क पूरे कर पाएंगी, और क्या इन तब्दीलियों के नतीजे में जो तहरीक इंसाफ ने झटका खाया है, जो अपनी मकबूलियत खोई है, वो वापस आ सकेगी? आगे जो इंतखाबात के मरहले हैं मुख्तलिफ, वो किस हद तक कामयाब हो सकेंगे? इसके हवाले से गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी ज़रूर हम उठाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन तो हमेशा इस बात का क्रेडिट लेते हैं कि जनाब ये जमहूरी पार्टी है, इसमें हम इलेक्शन कराते हैं, तो फिर इलेक्शन के बगैर ही ये तंजीमें कैसे तहलील हो गई और फिर नए अहदेदार कैसे मुकर्रर हो गए? तो ये सब कुछ भी जानना और बात करना बड़ा ज़रूरी है। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। लेकिन जनाब ये तो वो ख़बरें हैं कि जो ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आप तक पहुँचाई हैं, लेकिन कुछ इससे भी अहम ख़बरें हैं जो कि वाक़फ़ान हाल के तवस्सुत से हम तक पहुँचती हैं। और हिलाली साहब आप भी गौर से सुनिएगा, आज इमरान साहब के पास बड़ी अहम खबर है वाक़फ़ान हाल की, तो मैं चाहूँगी कि स्टार्ट ज़रा उनसे करते हैं। इमरान साहब क्या कहते हैं आपके वाक़फ़ान हाल, बस यही तब्दीलियाँ हैं या अभी और आने को हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वाक़फ़ान हाल कहते हैं कि ये अभी आगाज़ है। अच्छा, हाँ जी, आपने जो बात की ना कि परवेज़ खटक साहब ने परफॉर्म किया था, इसलिए वज़ीर आज़म साहब ने सोचा है कि परवेज़ खटक साहब को सदर बना के केपी में तो मज़ीद कुछ काम किया जाए। तो हमारे वाक़फ़ान हाल ने जो बड़ी, हिलाली साहब बहुत बड़ी खबर दी है। हमारे वाक़फ़ान हाल ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह फैसला कर लिया है कि केपी में जो शिकस्त हुई है इस पे खामोश नहीं रहा जाएगा, बल्कि जो ज़िम्मेदारान हैं, जिनको वज़ीर आज़म ज़िम्मेदार समझते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और वज़ीर आज़म ने यह भी फैसला कर लिया है कि वज़ीर आला केपी महमूद खान साहब को तब्दील कर दिया जाए। परवेज़ खटक को उनके बेटे इब्राहिम खटक से इस्तीफ़ा दिलवाया जाएगा सूबाई असम्बली में, उनकी जगह पे MPA मुंतखब करवा के, तो परवेज़ खटक की लॉटरी फिर निकलने वाली है। उनको वज़ीर आला केपी बनाने का भी फैसला किया है। इसके अलावा उन्होंने ये फैसला भी किया है कि कुछ ऐसे वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा जो अपने रिश्तेदारों को टिकटें तो दिलवाई उन्होंने, लेकिन कामयाब करवाने में कामयाब नहीं हो सके, इख्तलाफात का बायस बने, जैसे अली अमीन गंडापुर साहब थे या दूसरे कुछ लोग थे, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा और वजारतों से भी हटाए जाने की खबरें हैं। वज़ीर आज़म ने यह फैसला किया है कि जो नए चेहरे हैं, ख़ास तौर पे जिनको वो PTI के चेहरे कहते हैं, उनको वजारतों में ला के तो PTI की परफॉर्मेंस और जो नज़रियाती कारकुन हैं उनका, उसको जो रूठे हुए कारकुन को बनाया जाए, और इस तरह से वो एक नई बिसात बिछाने जा रहे हैं। अब कभी इम्कान ये है कि मिड जनवरी से पहले ये मामला जो हैं इन पे अमल कर दिया जाएगा। तो हमारे जोरदार खबर है ये, जबरदस्त और बहुत बड़ी खबर है जनाब के केपी वजीर आला चेंज करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, जो कि एक बहुत ज़्यादा देर से बहुत तनकीद के जद में थे, जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर थे, और उनके हवाले से बार बार ये कहा जा रहा था कि नहीं चेंज करेंगे। लेकिन बहरहाल अब ये वाकई ऐसा होता है, खबर तो पक्की है, आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन हिलाली साहब, डू यू थिंक कि जो इमरान साहब की खबर है, अगर ये ऐसा होता है तो ये फ्रूटफुल साबित हो सकता है PTI के लिए कि अगेन
वो केपी में अपनी जड़ें मजबूत कर सके, जैसे कि वो ऑलरेडी वहां पर एक गढ़ समझा जा रहा था अब उसका? समीना, मैं समझता हूं कि पहली बात तो यह है कि यह बड़ा गट्सी मूव है, बहादुर मूव है। इट्स अ गट्सी मूव। देखिए, मिड टर्म जस्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, 1.5 पे इलेक्शन होने वाले हैं, और जब आपने कुछ गलती देखा तो यू रियली मूव्ड, यू मूव फास्ट, आप जल्दी निकलें और फंडामेंटल चेंजेस आप लाएं। ये नहीं है कि इधर को उधर कर दो या ऐसा वैसे जब पहले होता था। अब आप लोगों को निकाल रहे हैं, लोगों को ये कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नई फंडामेंटल चेंज, रिकॉन्फ़िगरेशन पार्टी का मैं करना चाहता हूं। तो ये मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी गुड मूव, और जो लीडर के पास ऐसा एक क्वालिटी होता है, ही नॉर्मली मेक्स अ गुड लीडर। दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा कि जिन लोगों को बिल्कुल वो रिस्पॉन्सिबल थे और बिल्कुल उन्होंने गलतियां की, और सबको पता है वो कौन है, और सबको पता है कि उनको भी शायद कुछ ये करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा सजा, मगर मेरे ख्याल में थोड़ा सा हाथ हल्का रखें कि उन लोगों को ह्यूमिलिएट ना करें। आखिर वो उनके साथ थे और लड़के आए हैं उनके साथ। अगर उनकी गलतियां हुई हैं तो उनको साथ रखने की कोशिश करें। और इसलिए मुझे वो अच्छा लगा कि उन्होंने जो अपने ये लोग को, नए लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस दिया है, इंस्ट्रक्शंस ये है कि जो तुम्हारे साथ नाराज है उसके पास जाओ, उसके पास जाओ और बात करो और उसको सुलह कर, उसके साथ रेकंसाइल करो, और उसके बाद चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स को फिर एग्जामिन करो। अब ये जो 17 डिस्ट्रिक्ट्स में और होने वाले थे जनवरी 12 तारीख को, पता नहीं अब होगा कि नहीं या पोस्टपोन हो जाएगा। बहरहाल जो भी कैंडिडेट्स हैं, रिव्यू देम, और अगर कोई आदमी समझता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है, बैठो, बात करो, ये करो। और देखिए, अच्छे लोगों को इन्होंने लाया। शफकत महमूद पंजाब में फर्स्ट क्लास, ही नोज द पंजाब, पढ़ा लिखा आदमी, एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है। और असद उमर तो खैर सेक्रेटरी जनरल है, और अली जैदी सिंध को जानता है, थोड़ा सा इमोशनल आदमी है, अगर लड़ता ज्यादा है। अच्छी चॉइसेस हैं आपके ख्याल से। लेकिन निराला साहब, मैं अभी इस पे डिटेल में बात करती हूँ फर्दन। फवाद चौधरी साहब ने मीनवाइल ज्वाइन किया है, वज़ीर इत्तलात, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मजीद क्या तब्दीलियां हैं और क्या उनके असरात वो देख रहे हैं आने वाले दिनों में। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। चौधरी साहब, क्या बल्दियाती इंतखाबात का जो एक अच्छा रिजल्ट नहीं आया, उसके नतीजे में ये जो तब्दीलियां की गई हैं, इसको अक्सर लोग यूं इंटरप्रेट कर रहे हैं कि शायद अंडर प्रेशर ये सारे फैसले और बड़ी जल्दबाजी में किए जा रहे हैं। एक दिन तहलील की जा रही कमेटी, दूसरे दिन नए लोग नामजद किए जा रहे हैं। तो इसके हवाले से क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? आपको नहीं लगता कि थोड़ा बहुत अर्ली हेस्ट में कुछ हो रहा है? नहीं, एक्चुअली जो तंजीम साजी का अमल है वो तो पहले से चल रहा था, तो उसको यकीनन ये हुआ कि जब इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं तो वो जरा तेज हो गया रिजल्ट्स के नतीजे में। अदरवाइज जो पहले तंजीम थी वो बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनका जो एक सियासी कद था, पाकिस्तान में ये दफा तजर्बा हुआ है कि हम जो हुकूमत को और पार्टी को अलहदा रख के चलने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। हमने देखा है कि जब गवर्नमेंट में पार्टी होती है तो एक बड़े कद के लोगों को ही जो है वो सियासी जिम्मेदारियां भी देनी होती है ताकि वो उसको अब चल जाए। आप देखें, आप तमाम पाकिस्तान में जो हमारे कारकुनान हैं उनको ये हौसला है कि ऐसा सेटअप आया है जिसकी हुकूमत में भी से है, और जो एक प्रॉपर एक पार्टी को के कदावर लोग हैं जो आप इन नोटों के ऊपर लगाए गए हैं, तो इससे एक पार्टी भी जो है वो एक उसमें हलचल। चौधरी साहब, पीटीआई में तो इलेक्शंस के थ्रू लोग ओहदों में आते थे, ये खुद से तो तकर्रुरियां नहीं होनी चाहिए थी जो आप लोगों का आइन भी कहता है, तो इसके ऊपर जी ये तो इंटरम तकर्रुरियां है ना। और अभी जो है इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है वो बन गई है, तो उसके बाद इलेक्शन ही के जरिए ही जो भी होगा मुस्तकिल वो इलेक्शन ही के जरिए होगा। अच्छा चौधरी साहब, पहले तो बड़ा शुक्रिया, यू आर ऑलवेज वेरी काइंड और हमें हमेशा वक्त देते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो तंजीमी मामलात हैं, इस पे जो तब्दीलियाँ हुई हैं, सिर्फ यही होंगी या वज़ीर आज़म इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ के कुछ सोच रहे हैं कि मज़ीद भी कुछ तब्दीलियाँ की जा सकती हैं?
मजीद तब्दीलियां नहीं, ये पार्टी की तब्दीलियां तो अभी होंगी, अभी तो ये तो बिल्कुल टॉप लेवल पे हुआ है, तो नीचे सारे लेवल तक जो है वो तब्दीलियां तो होंगी। अच्छा चौधरी साहब, ये भी फरमाइए कि अक्सर लोग ये भी सस्पेक्ट कर रहे हैं कि शायद जो दूसरा मरहला है केपी के लोकल बॉडीज का, शायद वो पोस्टपोन हो जाए, इस बात का कोई इम्कान है? देखिए, जो लोग इमरान खान को जानते हैं ना, वो ऐसे कमजोर सियासत नहीं करते, और ना ही हमें केपी के पहले मरहले में भी कोई इतना बड़ा कोई सेटबैक उस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो विलेज काउंसिल्स के अगर आप वोट देखें तो अभी पीटीआई ही केपी की सबसे बड़ी जमात है, और जो नॉन लीग और पीपल्स पार्टी है जो कि एक इलेक्शन में हमारा मुकाबला करने का दावा रखते हैं, वो तो आउट हो गए हैं केपी से। तो कोई वजह नहीं है कि हम पंजाब में इलेक्शन डिले करें या केपी का सेकंड इलेक्शन डिले करें। वैसे भी डर के सियासत तो नहीं होती ना, इफ यू कांट टेक द हीट लीव द किचन। अच्छा चौधरी साहब, पहले भी सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और आप दो लोग ही काबीना में ऐसे थे जो बल्दियाती इंतखाबात करवाने के हक में थे, तो क्या इस रिजल्ट के बाद वो जो लोग नहीं करवाना चाहते थे उनका क्या रिएक्शन आया? देखिए, इलेक्शन तो कोई भी करवाना नहीं चाहता, उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में रिवाज है कि ताकत को शेयर नहीं करना चाहते कोई भी, और जब तक डिसेंट्रलाइजेशन ना हो, प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त तौर पे ये समझते हैं कि गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं हो सकते। लिहाजा एक ओपिनियन हमेशा ये रहेगी कि नहीं, इस इलेक्शन को इतना ना करे, वो ना करे, लेकिन वज़ीर आज़म इसके ऊपर बिल्कुल वाज़ेह हैं और इसलिए ये इलेक्शन भी हुए। और आप देखें, ये तो अभी किसी ने केपी के इलेक्शन को उस तरह से देखा नहीं कि कितना बड़ा निज़ाम की और गवर्नेंस की चेंज की है उन्होंने। असूलन हमें ये पहले साल करा देने चाहिए थे, और वज़ीर आज़म उस वक्त ये कह रहे थे हम पहले साल करा दें, लेकिन बहरहाल वो मुख्तलिफ वजूहात के बिना के ऊपर नहीं हो सका। और ये भी बड़ी खुशाइन बात है चौधरी साहब कि सब ने रिजल्ट्स भी एक्सेप्ट किए हैं, और हमने पहले ऐसे इलेक्शन जिस पे धांधली का कुछ ऐसा शोर नहीं सुना। अब मैं इसी तरफ थोड़ा सा आपको लेके जाना चाह रही थी। नहीं, क्योंकि इस इलेक्शन में पीटीआई थी ना, अगर ये जेयूआई और नॉन लीग वाले होते तो आपने वही सुनना था, लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। अच्छा, ये ईवीएम के मामले पर ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन अभी थोड़ा सा सुस्तरवी का शिकार है। हुकूमत उन्हें बार बार रिमाइंड करवा रही है कि आप करें मामलात ईवीएम के हवाले से, आगे बिडिंग करें, जो भी आपने प्रोसेस चलाना है। तो चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है, इलेक्शन कमीशन इस मामले में जानबूझकर कुछ ताखीर कर रहा है या वाकई उनके जेन्युइन रीजंस हैं? देखिए, मुझे तो ताखीर की अब वजह समझ नहीं आती। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री को और कहा कि हमें 4000 मशीनें चाहिए इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट के लिए। वो हमने उन्हें कहा कि जी आप बिल्कुल टेंडर दें और सारी मशीनें जो हैं वो आ जाएंगी और आप इलेक्शन करवाएं। अब उसके बाद अगले मरहले में तो उन्होंने टेंडर जारी करना है। तो मुझे फ्रैंकली नहीं समझ कि उनकी जो टेक्निकल कमेटी है वो क्या उसने तय करना। उसने तो यही तय करना है ना कि जो मशीन है उसमें ये जो है वो प्रिकॉशंस होने चाहिए और ये चीजें होनी चाहिए। वो आप उसका मुताबिक अपना टेंडर दे दें, कंपनी आ जाएंगी, वो आपको ईवीएम दे दें। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, आप हर मामले पर बात कर लेते हैं, इसीलिए आपको प्रोग्राम में बुलाने का बड़ा फ़ायदा होता है। ज़रा मुझे इस पर भी आपका कमेंट चाहिए। आज के नवाज शरीफ साहब के वापस आने के हवाले से बड़ी बात ऑपोजिशन कर रही है। नून लीग तो काफ़ी ज़्यादा पुरएतमाद दिखाई दे रही है आजकल के, जैसे पता नहीं उन्हें क्या उनके हाथ लग गया है। तो ज़रा इस पर भी कह दीजिए कि वापस आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब? देखिए, तो उनको कल ही वापस आना चाहिए। और मैं तो अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान में तो ये है, देखिए अदालतों ने जो बंदा वहाँ पे गारंटी दे के गया था कि ये वापस आएगा और अगर नहीं आएगा तो जिम्मेदार हो, इसीलिए तो पाकिस्तान में के ऊपर अपने लॉ एंड ऑर्डर के लोगों का एतमाद नहीं आता कि जो बड़े लोग हैं उनका एक मजाक लोग समझते हैं वो हो गया तो ये भी हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आए और अपने केस को भुगतें, और अगर वो केस साबित नहीं होता तो वो बरी हो। अगर केस साबित होती है, वो साबित हो चुका है, उसे सजा हो चुकी है, वो उसकी अपील से रिजेक्ट होती है, वो पैसे दे और जहाँ मर्जी जाके रहे। अब मसला ये है पाकिस्तान के अंदर कि ये जब बड़े लोगों को इस तरह से जो है वो डीलिंग, तो हमने देखा कि एक चौधरी साहब, आपकी आवाज़ बहुत इंटरप्ट हो रही है, शायद हम तक सही से पहुंच नहीं पा रही।
लाइन का शायद कुछ प्रॉब्लम है। एनीवेज बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम कोशिश करेंगे अगर फिर से आपसे बात हो सके, लेकिन एनीवे एक डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू तो हमारे सामने आ गया। इमरान साहब, जो चौधरी साहब बात कर रहे थे तंजीम साजी के हवाले से, मैं थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करूँगी, फिर दीगर मामला पे भी बात। हिलाली साहब भी जज कर रहे थे कि जो लोग मुकर्रर किए हैं सुदूर की हद तक मुख्तलिफ सूबों में, उनकी पर्सनालिटीज से आप किस हद तक इत्तफाक करें कि सही लोग चुने हैं खान साहब ने? अच्छा समीना, मैं बड़ी माजरत के साथ मैं लाली साहब की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। वो इसलिए कि सिर्फ पर्सनैलिटी से काम चलता नहीं है। शफकत महमूद साहब जो हैं पंजाब में, जिनको बनाया गया सदर, पहले इनकी बात कर लेते हैं। ये बुनियादी तौर पे ब्यूरोक्रेसी का एक्सपीरियंस रखते हैं। वैसे इनका मेल मिलाप जो है ना, कोई इवन अपने हलके में भी बहुत अच्छा नहीं है। और उनकी रसाई आम पीटीआई के लोगों तक, इवन एमपीएस एमएनएस तक भी कोई इतनी आसान नहीं है। वो ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल है उनका। अब पंजाब में उनको सदर बनाना, मैं समझता हूँ कि वो एक अवामी सदर साबित नहीं हो सकते किसी तौर भी अभी। लेकिन इमरान खान साहब ने अगर ये फैसला किया तो कुछ ना कुछ तो सोच के किया होगा। लेकिन मेरी नज़र में कोई शफकत साहब को बहुत अच्छी चॉइस नहीं है। जी हिलाली साहब, एक मिनट। हिलाली साहब, मैं जरा इमरान साहब से कमेंट लूं, फिर आपकी तरफ। अच्छा, असद उमर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में हैं। वो असद उमर साहब फेस हैं पीटीआई का उनके, लेकिन वो भी इसी तरह से है कि उनकी उस तरह से जो है ना ग्राउंड लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक लोगों के उनके तक ना रसाई है, ना वो जानते हैं। कासिम सूरी साहब, उनका भी बलोचिस्तान में ये मामला है। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी लोग नहीं आपके परवेज खटक, मेरे ख्याल में परवेज खटक सिर्फ एक अच्छी चॉइस हैं सूबाई सदर के लिए। बाकी मुझे बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे कोई इतने अच्छे ये फैसले नहीं लगते। ठीक है जी लाली साहब, इन चारों शख्सियात के हवाले से, बल्कि खुसरो बख्तियार साहब भी हैं, उनके हवाले से भी क्या आपकी राय है? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा शफकत महमूद के बारे में, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, 30 साल से मैं जानता हूँ उसे। ही इज़ अ फर्स्ट क्लास असेसर ऑफ द सिचुएशन। एक सिचुएशन को उसको असेस करता है, वो लोगों को असेस करता है, वो देख सकता है कि कौन सा आदमी उस सिचुएशन के लिए इज़ अ गुड चॉइस। इस वक्त वो कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं और इसलिए मेरे ख्याल में इससे बेहतर चॉइस हो ही नहीं सकता। ये थोड़ा ये वो गले वले ये वो झपटी अगर नहीं करता है तो इट्स वेरी गुड। ये ऐसा नहीं है कि ऐसे जिगरी दोस्त बना जाता है कि उसका जजमेंट पे इम्पैक्ट हो। उस लिहाज से आई थिंक ही इज अ फर्स्ट क्लास चॉइस और इससे बेनिफिट मिलेगा। दूसरों को मैं इतनी अच्छी तरह नहीं जानता। अली जैदी जो है कराची का सीन वो अच्छी तरीके से जानता है, मगर जैसे मैंने कहा है थोड़ा सा वो जल्दी वो ज़्यादातर पॉलिटिशियन है, झप्पी मारो या थप्पड़ मारो, दैट काइंड ऑफ थिंग। अगर वो चल जाए तो चल जाए, मगर मैं समझता हूँ कूल काम असेसमेंट के लिए, पार्टी लीडर के लिए शफकत महमूद की तरह कोई बेहतर आदमी उनको पंजाब के लिए नहीं मिल सकता था। एंड व्हाट अबाउट खुसरो बख्तियार एंड कासिम सूरी साहब? कासिम सूरी के आई विल नॉट से एनीथिंग, इसलिए कि आई डोंट नो हिम, मगर जो मैंने सुना है इनके बारे में वो कोई खास काबिल जिक्र नहीं है। मगर खुसरो बख्तियार एजुकेटेड आदमी, पॉलिटिशियन, लोगों को मिलता है, रेटिसेंट है। आई मीन, लेकिन लाल साहब लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि वो तो पीटीआई के ही नहीं हैं, वो तो बाद में शामिल हुए जनूबी महाज बना के। सुन ले, खुसरो बख्तियार साहब पीटीआई के सब लोग हो गए हैं। अच्छा। देखिए, पीटीआई के सब बन जाते हैं ना, जब शामिल हो गए मिनिस्टर हो एक कैबिनेट में, और कितने लोग, कितने 3 साल आपने काम किया, क्या आप पीटीआई के नहीं है? ठीक है, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ लॉयलिस्ट, मगर इन्होंने जो अपॉइंटमेंट्स किए एक वजह के लिए किया है। इमरान खान ने इनको सिलेक्ट किया है बिकॉज उसके ख्याल में वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया, और वो क्राइटेरिया क्या है? गुड विनिंग कैंडिडेट, उसको सिलेक्ट करो और देखो कि क्या वो जीत सकता है कि नहीं। वही है ना, ठीक है, वही, दैट इज द मेन थिंग। और मैं हाँ, करेक्ट। खुसरो बख्तियार साहब का मैं बताता हूँ। खुसरो बख्तियार साहब इलेक्शन से कुछ 3 महीने पहले पीटीआई में आए थे। दूसरा, उनकी वजारत भी एक दफ़ा चेंज की जा चुकी है, इसलिए कि उनकी फैमिली के हवाले से नैब के पास कुछ केसेस हैं, उन पे कुछ इल्ज़ामात हैं, लिहाजा एक तो ये बात आपकी इल्म में होनी चाहिए। तीसरी बात ये
कि खुसरो बख्तियार साहब जो है ना वो भी कोई पॉलिटिशियन हैं, अच्छे पॉलिटिशियन हैं, लेकिन वो भी उस तरह से अवामी आदमी नहीं है, एलीट क्लास से उनका ताल्लुक है। अब ये अगर आप देखें कि मैं तो बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी सियासत में आमतौर पे वो लोग जो अवामी लोग होते हैं उनको ज्यादा पसंद किया जाता है। दूसरी बात ये कि पीटीआई के जो नजरियाती कारकुन हैं, जो शुरू से लोग हैं, उनका तो इतराज ही ये है कि हमें इग्नोर किया जा रहा है। हम शुरू से डे वन से हम पीएम के साथ उनकी जद्दोजहद में शामिल थे, लेकिन हमें इग्नोर कर। लेकिन मेरा एक शॉर्ट सा क्वेश्चन आप दोनों से कि यहाँ पर मसला सिर्फ अफराद का था, प्रॉब्लम सिर्फ मर्दम शनासी तक थी, या पॉलिसीज का भी एक इशू है? क्योंकि केपी में इलेक्शन हारना सिर्फ एक वजह टिकट्स का गलत तकसीम तो नहीं है, ऑब्वियसली और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे उसमें, महंगाई भी था और भी बैड गवर्नेंस या कुछ भी। तो कहने का मकसद ये कि सिर्फ एक ये चेंज कर देने से मतलूबा नताइज हासिल हो जाएंगे? जी लाली साहब, पहले आप कमेंट कर लें। देखिए ये कहना कि देखिए पीपीपी का लें, इसलिए कि ये बड़ा पुराना पॉलिटिकल पार्टी है, जियाले को पसंद करते हैं। तो भाई भुट्टो ने क्यों जे रहीम को सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्टी बनाया? द आइडियोलॉग ऑफ द पार्टी, द थिंकर ऑफ द पार्टी। वो जियाला तो नहीं था, वो तो फॉरेन सेक्रेटरी था, वो तो सफीर था फ्रांस में। उसको क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि वो पर्टिकुलर नीड के लिए, जरूरियात के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट चॉइस था। उसने रोटी कपड़ा मकान, सोशलिज्म विद द पीपल्स पार्टी, ये वो सब उसने किया, तो उसको नंबर 2 ओहदा मिला था पार्टी में। मगर वो तो एक जियाले का एक जबान नहीं बोलता था। देखिए लीडर जो है एक पार्टी का, वो सोचता है और समझता है कि क्या होना चाहिए। और ये जो खुसरो बख्तियार है साउथ पंजाब में, भाई इसकी बड़ी अच्छी चीज है, खुद इमरान कह रहे हैं ना। यानी आपका कहने का मकसद ये कि इस वक्त पॉइंट ये है कि हमने पार्टी को स्ट्रेंथन करना है, उसके लिए जो भी उसमें हेल्पफुल साबित हो सकता है वो उसमें। देखिए फवाद चौधरी साहब अभी फरमा रहे थे कि ये इंटरम सारी हैं चीजें, अभी असल तो इलेक्शन होंगे। और मैं आपसे ये कहता हूं, अभी अल्लाह खैर खैरियत रखे, जब ये इलेक्शन हो जाएंगे इनके, तो आप देखेंगे अगर ये लोग इलेक्शन में खड़े होंगे तो खुद पीटीआई के लोग ही इन्हें मुंतखब नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, जो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनके फैसला साजी तो कितनी अच्छी है। एक और बात भी इसमें शामिल कर लें कि आमतौर पर होता है कि इंटरम जो ये सेटअप होते हैं ये काफी लंबाई चलते हैं। यहाँ इलेक्शन पार्टियां खुद जमहूरी होने की दावेदार पार्टियां खुद इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन पे, लेकिन इससे मतलूबा नताइज मिल जाएंगे सिर्फ ये करने से, या कुछ और भी करना? नहीं, मैं नहीं समझता कि इससे मतलूबा नताइज मिलेंगे। हिलाली साहब अब एक मिनट जरा मुझे बात कर लेने दे। मैं नहीं समझता कि मतलूबा नताइज इससे मिल जाएंगे, क्योंकि असल मसला बैड गवर्नेंस और महंगाई है। पीटीआई जब तक बैड गवर्नेंस पे काबू नहीं इमरान खान साहब पा सकेंगे और महंगाई को कंट्रोल नहीं करेंगे, उनके मसले किसी तौर भी हल नहीं होंगे। और भी चीजों को देखना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस हैं और फिर उसके बाद लाल साहब आपका मैं कमेंट भी लेती हूँ और थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे, ईवीएम के हवाले से भी बात करेंगे। कुछ तो चौधरी साहब ने बताया है कि जनाब क्या मामला है, और कुछ मजीद भी डिस्कस करेंगे कि आखिर इस सिलसिले में क्या होने जा रहा है। अहम मामलात पर बात एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ईवीएम के मामले पर ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन अभी भी कुछ ताखीर का शिकार है, जबकि हुकूमत थोड़ी हेस्ट में है। शिबली फराज साहब ने याद दिलाया फिर से इलेक्शन कमीशन को कि जनाब 1 माह हो गया है, कानून पास हो चुका है, लेकिन अभी तक आपने इसके सिलसिले में कोई अमली प्रोसेस शुरू नहीं किया है, तो जनाब काइंडली शुरू कर दीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि भाई आप हमें बार बार याद ना दिलाएं, हम अपना काम कर रहे हैं, टेंडर करना है हमें, और जो बेस्ट कंपनीज़ हैं उसके हवाले से हमें फैसला करना है, अभी तो थर्ड पार्टी टेस्टिंग भी करनी है वगैरह वगैरह। तो जनाब हमारे काम में मुदाखलत ना की जाए। तो क्या इस सिलसिले में होगा, आगे कैसे चलेंगे दोनों मिलके, जबकि हमें लग रहा है कि बार बार इस मौजू के ऊपर ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट जो है वो आपस में कुछ नाखुशगवार सूरत हाल का ही सामना करते हैं। याली साहब, आपके ख्याल से इस मामले का कोई एंड रिजल्ट निकलेगा? इलेक्शन कमीशन अगर नहीं चाह रहा है, क्या उसकी जानिब से ताख़ीर हो रही है या उसको करना ही पड़ेगा, वो बाउंड है ये करने के लिए? देखिए सीधी सादी बात यह है कि जब शिबली ने कहा कि आप मेहरबानी से 1 महीना हो गया है, हमने कानून पास किया है, तो आप क्या कर रहे हैं, तो उनका जवाब ये था कि माइंड योर ओन बिजनेस, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। ये कोई तरीका है जी?
वो पूछ रहा है कि भाई 1 महीना हो गया है, पार्लियामेंट ने आपको हुक्म दिया है, ये आप नो और यस और मे बी नहीं कर सकते हैं, आपके लिए एक हुक्म है, तो बताएं क्या किया आपने। उनका जवाब ये होना था कि ये है जी टाइम टेबल, इस वक्त हम ऑर्डर करेंगे, फिर वो आएगा, उसकी डिलीवरी लेंगे, उसको स्टडी करेंगे और ऐसे ऐसे ऐसे। कुछ नहीं, वो तो डांट रहे हैं उसको कि तुम अपना माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि वो नहीं चाहते हैं कि ये मशीन्स इस्तेमाल हो। ना तो नहीं कह सकते हैं ना, पार्लियामेंट का हुक्म तो ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं, फिर मैं वही रिपीट करूंगा जो मैं हर वक्त कहता हूं, मैं ये समझता हूं कि ये मशीन्स जो हैं अभी इनको आने हैं, इनको टेस्ट करने हैं, फिर इनकी गलतियां होंगी, फिर वो निकालेंगे, फिर रीटेस्ट होगा, फिर मौका ढूंढना पड़ेगा किस इलेक्शन में कब टेस्ट करेंगे। उसके बाद उस वक्त तक तो 1 साल गुजर जाएगा। उसके बाद केयरटेकर गवर्नमेंट अगर आ जाए तो वो कहेंगे उनको, यार ये तो हो ही नहीं सकता, हम तो पहले कभी किया ही नहीं है, और हमारे जो स्टाफ हैं, जो टीचर्स हैं, और ये उनको कुछ नहीं पता, लिहाजा नेक्स्ट इलेक्शन तक रखें और बात खत्म। और उस फैसले के बाद इमरान खान को बड़ा नुकसान होगा इन टर्म्स ऑफ वोट्स। उसके जो 3-4 मिलियन वोट्स हैं मुल्क के बाहर, जो इन पे डिपेंड कर रहे हैं, और इनको क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? आपको 5 मिनट के अंदर रिजल्ट पता चल जाता है, 5 बजे वोटिंग खत्म होती है, 5:05 को वोटिंग रिजल्ट आ जाता है। देखिए ना, इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर ये लोकल बॉडी के इलेक्शन भी तो अच्छे हो गए हैं ना, तो अगर इसका मतलब है होना चाहें, करवाना चाहें तो करवा सकते हैं इस सिस्टम के तहत। आप समझती हैं कि ये जो हुआ है ये ठीक हुआ है? ये जो JUI का बंदा खुद कह रहा है मैंने 20 करोड़ खर्चा वोट खरीदने के लिए, और आपको पता है, मैं ये भी आपको बता दूं कि PTI के लोग कह रहे हैं कि आपके पास पैसे नहीं है इमरान खान, तुम पैसे नहीं देने देते हो, इन लोग तो वोट खरीद रहे हैं। तो ये चीज तो बहरहाल मशीन नहीं रोक सकती है लाली साहब, ये तो खुद ही इलेक्शन कमीशन को रोकना पड़ेगा। क्यों नहीं रोक सकती है? नहीं, ये इलेक्शन कमीशन रोक सकता है, मगर नहीं कर रहा है। इनके बारे में आप क्या बात कर रहे हैं? मैं और तो मुझे एक और चीज बताएं, पंजाब का इलेक्शन, पंजाब का आपके पास इलेक्शन कमिश्नर तो है ही नहीं, सिंध का आपके पास इलेक्शन कमिश्नर है नहीं, कौन इलेक्ट करेगा उनको? ठीक है, बताएं तो सही, वो कैसे इमरान साहब इमरान साहब बताएं जी, EVM का क्या मुस्तकबिल है? देखिए, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती कि हुकूमती जो लोग हैं वो क्यों गैर ज़रूरी मुहाजराई करके इदारों के साथ अपनी जमात के लिए और इमरान खान के लिए मुश्किलात में इजाफा करते हैं। देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं, उनको अपने लोगों को ये समझाना चाहिए कि बगैर किसी वजह के इदारों के साथ मुखालफत लेने से कभी भी किसी पार्टी को कोई फ़ायदा हो नहीं सकता। देखिए, शिबली फराज साहब जो हैं, क्या इलेक्शन कमीशन उनके मातहत है? मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने जो उनको जवाब दिया है बिल्कुल ठीक दिया है। शिबली फराज साहब किस हैसियत में, किस कैपेसिटी में उनसे ये पूछ रहे हैं? वो पूछ ही नहीं सकते। दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जनाब आप ये देखें कि हमने आपको अमलन काम करके दे रहे हैं, हमने किसी भी सियासी जमात की तरह खोखले दावे या नारों पे काम नहीं चलाना, उन्हें देखें प्रैक्टिकल करना है। और ये जो उन्होंने ये 23 दिसंबर को उन्होंने 3 कमेटियों से ब्रीफिंग भी ली है। अब वो अगर ये कहते हैं कि हमने जनाब थर्ड पार्टी टेस्टिंग करवानी है, तो क्या वो गलत काम है? वो ये कहते हैं कि हमने बैनुल अक़वामी म्यार का ख्याल रखना मशीनें खरीदते हुए, तो ये क्या गलत बात है? भाई, इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है और उसको अपनी ये जिम्मेदारी आसान तरीके से निभानी चाहिए और उसको पूरा इसको करना चाहिए प्रोटोकॉल। लेकिन ये बात ज़रूर है कि क्योंकि पार्लियामेंट ने उसको कहा है कि आप इस पे करें, तो उन्हें ये चाहिए कि इसको अपना थोड़ा जितना भी स्पीड अप कर सकते हैं उसको ज़रूर स्पीड अप करें। लेकिन ये बात कहना कि इलेक्शन कमीशन करना ही नहीं चाहता या करवाना ही नहीं चाहता, अब इंटेंशन पे शक ना करें, उतना ही करना ही नहीं चाहिए। और वैसे भी उसने भी जाहिर ऑपोजिशन जमातों को भी देखना है, उनके भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको भी दूर होना ज़रूरी है। बाकी जो आखिरी बात मैं इस पे कर दूं कि जो हिलाली साहब फरमा रहे थे कि उन्होंने खुद कहा 20 करोड़ पे उसने खर्च किए हैं, तो EVM आने से क्या वो 20 करोड़ खर्च नहीं होंगे? वो तो मैंने कहा ना कि EVM तो चीज से नहीं रोक सकते। पैसे खर्च कर जी लाल साहब, आप कमेंट कर लें, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ। जी
देखिए, जब ईवीएम होते हैं ना, तो ये जो लाइन होता है, जिधर ये सौदागिरी होता है, और लाइन आने के पहले एक और लंबा लाइन जो होता है, वो बहुत कम हो जाते हैं। आप उधर आते हैं, आपका वो देखता है, ठक आप आंख बटन दिखाते हैं और आप खिसक जाते हैं। जब आप खिसक जाते हैं, उसके बाद आपके साथ जो भी बात करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यू हैव कास्ट योर वोट। इन लोगों को कब पकड़ते हैं ये जो टाउट्स होते हैं, जो पैसे इनको देते हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, नहीं, ये तो बहुत पहले भी मामला तय हो जाते हैं लाली साहब। ये कोई इलेक्शन डे का थोड़ी इंतजार होता है कि लाइन से पकड़ेंगे। माफ करिए, आपने देखा हुआ है कि 1000 के नोट्स बैलेट फॉर्म पे वो उस दिन भी होता होगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, अच्छा। बिल्कुल उस दिन भी होता होगा, लेकिन ये तो पहले भी किया जा सकता है। जाके मशीन के ऊपर क्लिप ऑन करेंगे उसको, ठीक है, बात चलें। कर रही हैं अच्छा, आप, खुदा के लिए इट इज वेल नोन। हिलाली साहब, मैं अगर अर्ज करूं, एक आप बुरा तो नहीं मनाएंगे, आप यकीन करें कि हुक्मरान जमात के भी बेशतर लोगों को इस बात का पता है कि अगले इलेक्शन ईवीएम पे नहीं हो सकते, लेकिन वो सिर्फ वो सिर्फ सियासी तौर पे इसको नारे को लगा के ये साबित करना चाहते हैं कि जी हम तो ईवीएम चाहते थे। अगर उनको ये पता ना हो या वाकई करना चाहते हो, तो जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि हमें दे दें, हम करवा देते हैं बल्दियाती लेकिन इलेक्शन। साहब, उन्हें तो फायदा है ना, उनके तो बाहर के वोट भी मिल जाएंगे उन्हें, तो वो क्यों नहीं चाहेंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ऐसे ये सब इस हमाम में नंगे हैं, सब इन्हें यानी वो सियासी 90 लाख वोट नहीं चाहिए। उन्हें 90 लाख नहीं, उन्हें 1 करोड़ 90 लाख चाहिए। ओके, चले जी। नारेबाजी जो है ना, सियासी ठीक हो गया, नारेबाजी, वो बड़ी जरूरी है। चले जी, ब्रेक लेते हैं, देखते हैं जी ईवीएम का क्या फ्यूचर हो। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जो कुछ इंटरनेशनल खबरें हैं जिन पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर बात करेंगे कि जनाब, आज हम बाबाए कौम को खराजी अक़ीदत तो पेश कर रहे हैं कि जिन्होंने हमें पाकिस्तान जैसा तोहफ़ा दिया, लेकिन साथ ही साथ हम उनकी इस जो उन्होंने हमारे लिए किया है उसका एहसास हमारे लिए दिल में और बढ़ जाता है जब हम अपनी पड़ोसी रियासत को देखते हैं कि वहाँ पर अक़लियतों के साथ क्या सलूक हो रहा है। इसके हवाले से खुसूसी गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज की तारीख हमारे लिए बहुत अहम है, 25 दिसंबर, और आज दुनिया भर में जो मसीही बरादरी है वो क्रिसमस का त्यौहार मना रही है, तो उनको हम कहेंगे कि उनको बहुत बहुत मुबारक हो क्रिसमस की खुशियाँ। और साथ ही साथ हम आज दिल से कहना चाह रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बाबाए कौम का आज यौम पैदाइश है और हम सब उन्हें खराजी अक़ीदत पेश कर रहे हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त उनका क्या उनकी ज़िंदगी का अहाता करें, लेकिन बहरहाल इस बात से शर्मिंदगी ज़रूर होती है कि जो उनका विज़न था पाकिस्तान को लेकर के, क्या हम वहाँ तक पाकिस्तान को लेकर आए हैं या उस विज़न से हमने फ़िलहाल तक उन्हें दूर ही किया है। तो ये बड़ा ज़रूरी है इस पर बात करना। और ख़ास तौर पर जैसे मैंने इमरान साहब ब्रेक पर जाने से पहले भी मैं बात कर रही थी कि पड़ोसी मुल्क में जो हम सूरत हाल देख रहे हैं माइनॉरिटीज़ के साथ, उसके बाद हम शुक्र अदा करते हैं कि हमने एक अच्छा उस वक्त हमारे बुज़ुर्गों ने फ़ैसला किया और अलग मुल्क हमने हासिल किया। लेकिन इमरान साहब, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फिर स्पेशली उनका जो विज़न था पाकिस्तान को लेकर के, उस पर थोड़ी सी ज़रूर बात करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कायद आज़म पे भी बात करने से पहले मैं ये समझता हूँ कि ये भी कायद आज़म के एक पैगाम का हिस्सा है कि हम अपने मसीही बहन भाइयों को उनकी खुशियों की मुबारकबाद दें। बिल्कुल। देखिए, कायद आज़म ने तो उसी वक्त ये कहा था कि जो हमारा पाकिस्तान होगा उसमें अक़लियतों को भी वो तमाम हुकूक हासिल होंगे जो कि अक्सरियत रखने वाले मुसलमानों को होंगे। लिहाजा हमें कायद की इन बातों पे, इन तालीमात पे ज़रूर अमल भी करना चाहिए और ध्यान भी देना चाहिए। अब आ जाते हैं कायद आज़म की तरफ, तो मैं समझता हूँ कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अगर ना होते और वो उस तरह से इकबाल के ख्वाब को पूरा करने के लिए कोशिश ना करते, तो शायद आज हम आज़ाद मुल्क में बैठ के इस तरह सुकून से सांस ना ले रहे होते। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वाकई ही इस कौम पे एहसान किया, और जिस तरह से उन्होंने अपनी बीमारी के बावजूद, अपनी खराबी सेहत के बावजूद जितनी मेहनत के साथ ये काम किया, उस पर जितनी उनकी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है, और हमको वाकई उनका एहसानमंद होना चाहिए। कायद आज़म, मैं तो ये हैरान होती हूँ इमरान साहब, देखिए कि उनका विजन, कि उन्हें इस चीज़ का आइडिया था कि जब अंग्रेज चले जाएंगे तो पीछे से मुसलमानों के साथ यहाँ पर इस मुल्क में क्या होगा, और वही चीज़ अब भारत में मुसलमान भुगत रहे हैं। मैं यही अब उसी तरफ आने लगा था कि अब आप देखें, कायद आज़म ने उस वक्त कहा था कि हमारी तहजीबें बिल्कुल अलग हैं, हमारा मजहब बिल्कुल अलग है, हमारे हीरो आपके विलन हैं, आपके हीरो हमारे विलन हैं, तो ये इकट्ठे नहीं रह सकते। आज वो चीज़ें साबित हो रही हैं, और देखिए हिंदू वहाँ पे क्या कर रहे हैं। और
इंडिया को, जो कि नाम निहाद सबसे दुनिया की बड़ी जमहूरियत होने का दावेदार है, उसको हिंदुत्व का किस तरह से शिकार किया जा रहा है, और वहाँ पे किस तरह से पूरी दुनिया खामोश थी जब सिर्फ मुसलमानों पे जालिम होते थे। अब जब दूसरी अकलीतों के साथ ये मामला शुरू हुआ तो अब दुनिया की आंखें खुलना शुरू हुई। बिल्कुल ठीक है। और हमने देखा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने हिलाली साहब बाकायदा रिपोर्ट एक जारी की जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब हिंदू इंतहा पसंद ईसाइयों की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाते हैं और ईसाइयों को इबादत करने से भी रोकते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने की भी कोशिश हो रही है। अच्छा, एक बड़ा स्लाइड से इसमें डिफरेंस है, जिसको बड़ा मेजर डिफरेंस है, जो बेसिकली कि पाकिस्तान में कोई इक्का दुक्का वाक़या ऐसा अगर खुदा न खास्ता पेश आ जाए, माइनॉरिटी के साथ कोई ज़्यादती हो जाए, तो वो कोई रियासती सतह पर उसकी सरपरस्ती नहीं होती है। लेकिन वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि स्टेट की जो ऑर्गेनाइजेशन है RSS, उसके अंडर बाकायदा एक कैंपेन चल रही है। हिलाली साहब, इसको कैसे रोका जा सकता है? आलमी बरादरी सिलसिले में क्या कोई इकदाम करेगी अब? देखिए, आपने जिस जिक्र किया है न्यूयॉर्क टाइम्स का, जो एक दो दिन पहले शायद आया था और बिल्कुल सही था, गुड रिपोर्ट फीचर था, उसके एक दिन बाद हरदीवर में एक मैस मीटिंग हिंदूज का हुआ था जिसमें वो RSS और BJP के लीडर शरीक थे और उन्होंने समीना खुल के कहा है कि हम मैस जेनोसाइड ऑफ मुस्लिम्स चाहते हैं, माने हम वाकई चाहते हैं और अपने लोगों को ट्रेन करना चाहते हैं कि ना वो इनको पीटें मगर जान से कत्ल करके ख़त्म करें। तो एक दिन में न्यूयॉर्क टाइम्स में क्रिश्चियंस के खिलाफ और दूसरे दिन हिंदुस्तान में मूडी के सपोर्टर्स, उसके पार्टी मेंबर्स। तो मैंने ट्वीट किया है, मैंने कहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या है भाई। मैंने ट्वीट किया है, मैंने कहा कि ऐसे मुल्क के साथ आप अपने ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं कि वो खुला कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फ्रैंकली हमें बिल्कुल तैयार होना चाहिए। मूडी और ये एक हैं, मूडी के पार्टी मेंबर्स इसमें शरीक हैं, मूडी का यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है वो इनमें शरीक है। तो अब मेरे ख्याल में कुछ अभी कोई डाउट रह नहीं गया है। तो पता नहीं क्यों हम फिर भी समझते हैं कि इनके साथ हम जी सकते हैं। तैयारी करें। इन्होंने S-400 मिसाइल खरीद लिया है रूस से, इन्होंने 30-40 वो राफेल फाइटर्स खरीद लिया है। उनके पास अब सुपीरियरिटी, जो जैसे मैं कहता रहता हूँ 4 गुना ज़्यादा है फौज का, 8 गुना ज़्यादा है नेवी का और 6 गुना ज़्यादा है एयरफोर्स। हिलाली साहब, अब उससे भी ज़्यादा हो। बिल्कुल ठीक है, मैं तैयारी अपनी पक्की रखनी चाहिए, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि खुद कुछ इस हवाले से भी कमेंट करें। आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बर्थडे है और आप कैसे उन्हें याद कर रहे हैं? देखिए, आज मैंने फ़ोन किया था प्रोड्यूसर को और कहने लगा कि मेरे वालिद साहब का एक पिक्चर है कायद-ए-आज़म के साथ, अगर आप लोग बता सकें तो बड़ा अच्छा होगा। तो पता नहीं मेरे कैमरामैन ने कहा जी, चल रहा है। पिक्चर मेरे अभी हिलाली साहब चल रही है। अभी चल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये कौन सा ये नहीं है जो मैं देख रहा हूँ, वो नहीं है। अच्छा, आपके पास शायद डिले से आ रहा हो। हाँ, ये देख रहे हैं आप, ये जो पिक्चर आया है, ये मेरे वालिद साहब हैं। ये मेरे वालिद साहब हैं। 1948 में एक्टिंग चीफ ऑफ प्रोटोकॉल थे और कायद-ए-आज़म उनके पास आए एक रिसेप्शन में उनके गवर्नर्स हाउस में और कहने लगे कि मेरा प्रोग्राम तुमने भेजा है मुझे। तो वो कहने लगे कि हाँ सर, मैंने भेजा है। सऊदी अरेबिया का शाह, किंग ऑफ सऊदी अरेबिया और शाह ईरान का आपसे आके मिलना चाहता है, तो आपसे मैं टाइम मांग रहा हूं आपके लोकल इंगेजमेंट से। तो वो फिर बता रहे हैं उनको कुछ इसलिए कि वालिद साहब के इंतकाल के पहले 20 साल पहले मैंने उनको पूछा था कि व्हाट आर यू सेइंग टू हिम, तो वो फिर उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने सोचा ये बड़ा एक हिस्टोरिक पिक्चर है। तो क्या बताते होते थे आपके वालिद उनकी शख्सियत के बारे में? मजीद कुछ ऐसी चीजें जो हमें आज के लीडर्स में नजर नहीं आती। सोचिए समीना, आप खुद सोचेंगे कि जब वालिद साहब ICS में थे, इंडियन सिविल सर्विस में, तो उनकी मुलाकात हुई
कैद आज़म के साथ, माने पार्टीशन के पहले 45, 46, तो उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान वैसे माने पाकिस्तान का उम्मीद थे, तो वो उम्मीद था, माने कि ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि पाकिस्तान होगा, तो उन्होंने कहा हिलाली वी नीड यू। अब आप सोचिए कि एक आदमी जिसकी फैमिली के 28 घर थे बेंगलोर इंडिया में, बस इस कहने पे उन्होंने हम लोग सबको पैक वैक करके पाकिस्तान ले आए। क्यों? कि जिन्ना ने मुझे कहा है कि आओ, आई नीड यू। इस किस्म का आप समझ सकते हैं कि इस किस्म का क्या कहते हैं हीरो वर्शिप, इस किस्म का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस एक आदमी से ऐसा ही आ सकता है। उस वक्त तो ऐसा ही नहीं लग रहा था ना कि मुसलमानों की बहुत कत्ल होगी और ये वो, और बेंगलोर साउथ इंडिया इतना बुरा नहीं था। हिलाली साहब यही तो बात थी, जब जज्बे सच्चे हों तो फिर लोग इसी तरह से साथ फिर इसी तरह काफले बन जाते हैं। तन्हाई चला था मंजिल की जानिब और चलते जाए और काफले बन जाते हैं। बहरहाल जनाब, ये खुद भी लीडरशिप की क्वालिटी ऐसी हो तो क्या ही बात है। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान को दोबारा से कोई ऐसा लीडर मिल सके। आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त देंगे, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।